हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब लोगों को मेरी ओर से स्वागत है आपका एक और मॉक टेस्ट में। जूनियर अकाउंटेंट के मॉक टेस्ट हम आपको करा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि फरवरी में आपका एग्जाम होना है। जितना जल्दी हो सके अपनी तैयारी को एनालाइज करें कि हम लोग कहाँ पर हैं और हमें किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, सो शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए हमारे मॉक टेस्ट पर आते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स का दिया गया है। इट हैज़ बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग। देखिए, आप सेंटेंस को जब देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि हमें इसमें जो है ना गैप फिल करना है। ये वाला सेंटेंस खाली गैप दिया गया है। इट हैज़ बीन रेनिंग, बारिश हो रही है, मॉर्निंग, सुबह से। सेंटेंस में कहना चाह रहा है सुबह से बारिश हो रही है। तो देखिए, मैंने आपको पिछले मॉक टेस्ट में बताया भी था कि जहां पर आपको हैज़ बीन, हैव बीन दिखे, वहां पर एक बहुत सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि सिंस और फॉर का यूज टाइम के साथ होगा। तो अब ऑप्शन है मॉर्निंग। मॉर्निंग के साथ हम किसका यूज करेंगे? तो पहली चीज याद रखिए, सिंस और फॉर दो वर्ड दिए गए, इन्हीं का यूज करना है, फ्रॉम का यूज नहीं करना है। भाई, फ्रॉम का यूज मत करो। फ्रॉम का मतलब वैसे से होता है। आप लोग ये सोचोगे कि सर फ्रॉम लगा दें, सुबह से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग। गलत है। याद रखना है, जो हैज और हैव के साथ जो बीन आ जाए, ठीक है, तो प्लीज आप टाइम के साथ फ्रॉम मत लगाइए, गलत हो जाएगा। ऑप्शन दो ही होंगे, किसका? या तो आप सिंस का यूज करो या फिर किसका यूज करो, फोर का। सिंस का यूज और फोर। सिंस कहाँ यूज होगा? जहां पर टाइम का नाम दिया गया हो। जैसे कि मॉर्निंग है, भाई मेरे इवनिंग है, आफ्टरनून है, यस्टरडे है, 9 AM है, दिवाली है, होली है, नवंबर है, दिसंबर है, कोई दिन का नाम मंडे, ट्यूसडे, इन सब के साथ किसका यूज होगा? सिंस का यूज होगा। तो देखिए, यहां पर किसका यूज हो रहा है? मॉर्निंग। तो मॉर्निंग के साथ किसका करेंगे? सिंस का करेंगे। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। ये क्या हो गया भाई? चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ही इज इन डेप्ट हिज फ्रेंड। वो अपने दोस्तों के प्रति एहसानमंद है, अपने दोस्तों के कर्ज के नीचे डूबा हुआ है। ओके, तो इन डेप्थ जो वर्ड होता है उसके साथ अगर आप किसी के प्रति एहसानमंद हैं तो उसके साथ हम लोग टू का यूज करेंगे। इन डेप्थ टू हिज फ्रेंड। सो भाई मेरे विद मत लगाना, फ्रॉम नहीं, बाय नहीं, किसका यूज? इन डेप्थ टू हिज फ्रेंड। आई एम इन डेप्थ टू माई मदर, शी इज इन डेप्थ टू हर फादर। इन डेप्थ के साथ किसका यूज होगा? टू का यूज होगा। आपके जो जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम है उसमें प्रपोजिशन का टॉपिक स्पेशली मेंशन है, और प्रपोजिशन से ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो दिस बुक इज यूजफुल, यूजफुल, यूजफुल के बाद गैप है भाई, ये देखिए, ठीक है। अस, ये किताब हमारे लिए लाभदायक है। देखो भाई मेरे, एक वर्ड यूज हुआ है यूजफुल, एक वर्ड यूज हुआ है यूजलेस। देखिए, यूजफुल और यूजलेस में दो चीजें होती हैं, एक टू का यूज होता है, एक फोर का यूज होता है। टू का यूज हम कब करेंगे? जब किसी पर्सन की बात हो। और फोर का यूज कब करेंगे? जब किसी पर्पस की बात हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक, ये जो किताब है वो एग्जाम के लिए यूजफुल है, तो फॉर द एग्जामिनेशन। ये किताब मेरे लिए यूजफुल है, टू मी। समझ में आ रहा है? यूजफुल टू मी। ओके, यूजफुल टू मी। ओके, तो देखिए यहां पर यूजफुल टू, पर्सन की बात हो रही है ना, तो देखिए किसका यूज हो जाएगा यहां पर? भाई मेरे टू का यूज हो जाएगा, यूजफुल टू अस। डोंट यूज फॉर या कोई और चीज। ओके, यूजफुल टू। नेक्स्ट देखते हैं। A of arrows was on his shoulder. एरोज, एरोज का मतलब क्या होता है? तीर। ओके, तो जो तीर है, तीर का एक बहुत बड़ा सा, आप कह सकते हैं कि बहुत सारे तीर उसके कहां पर थे? कंधे पर थे। तो जब बहुत सारे तीर कंधे पर हो तो उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? तरकश बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ऐसे ही इंग्लिश में जब बहुत सारे तीर एक बंडल के रूप में हो, यानी कि, तो उसे हम इंग्लिश में उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? तो बंडल तो जो होता है वो होता है स्टिक्स का। किसका होता है? स्टिक्स का। ठीक है। रिम, रिम जो होती है वो होती है कागजों का ढेर, उसको रिम बोलते हैं। तो यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है वो है क्विवर। क्विवर का मतलब क्या होता है? जो तीर होते हैं, एक से ज्यादा तीर, उसको हम क्या कहते हैं? क्विवर कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अ क्विवर ऑफ एरोज। और एक ही जगह यूज किसका कर देंगे? एन का कर देंगे, क्योंकि वोवल की साउंड आ रही है। तो एन क्विवर ऑफ
एरोज, सॉरी क्वीवर, ए का यूज होगा, सॉरी एन नहीं, अ क्वीवर ऑफ एरोज। सी आंसर इज करेक्ट। ठीक है भाई। डी ऑप्शन रेड दिया गया है, रेड का मतलब होता है लाल, जिसका इस वर्ड से कोई लेना देना नहीं है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो, अ डैश ऑफ लॉयंस वॉज इन द जंगल। ओके, शेरों का जो झुंड है वो जंगल में था। ठीक है, तो देखिए पहला वर्ड दिया गया फ्लॉक, फ्लॉक का मतलब होता है भेड़ों का झुंड। ओके, दूसरा वर्ड दिया गया है पैक, पैक जो होता है वो होता है कुत्तों का झुंड, पैक ऑफ डॉग्स बोलते हैं। ठीक है भाई। तीसरा जो वर्ड स्टड दिया गया, स्पेलिंग गलत है, इसको स्टड कर लीजिए। ओके, तो स्टड जो होता है, स्टड का मतलब होता है घोड़ों का झुंड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टड बोलते हैं। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा, स्टड ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों का झुंड। ओके, और चौथा ऑप्शन बचता है हमारे पास प्राइड, प्राइड जो होता है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, शेरों के झुंड के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, अ प्राइड ऑफ ए लॉयंस, ओके, इन द जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखिएगा, फाइंड द सिनोनिम्स। देखिए आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब देखिए पर्यायवाची, पर्यायवाची में पहला वर्ड है एक्सिलरेटिंग। एक्सिलरेट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा खुश होना, बहुत ही ज्यादा उत्साहित होना। तो देखिए एजिटेटिंग, एजिटेटिंग का मतलब होता है भड़का हुआ, गुस्से वाला, इज कॉल्ड एजिटेटिंग। ठीक है, ड्रियरी का मतलब होता है निर्जन, खाली पड़ा हुआ, और एक्साइटिंग का मतलब होता है उत्साहित, बहुत ही ज्यादा जो कहते हैं ना खुश होना। तो सी आंसर इज करेक्ट, एक्साइटिंग। ठीक है, एक्सेलरेट का मतलब होता है एक्साइटिंग, बहुत ज्यादा खुशी वाला। नेक्स्ट देखो, रिडम्पशन, रिडम्पशन, रिडीम का मतलब होता है, रिडीम, रिडीम वर्ड से बना रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है किसी चीज को आप कह सकते हैं पुनः प्राप्त करना, दोबारा प्राप्त करना। ठीक है, तो देखिए इसमें एक वर्ड दिया गया फोर्टिफाइड, ये स्पेलिंग ठीक कर लेंगे, FORTFIED। फोर्टिफाइड का मतलब होता है किसी चीज को मजबूत बनाना, सशक्त बनाना, इज नोन एज फोर्टिफाइड। ठीक है, दूसरा वर्ड दिया गया सबसम्ड, सबसम्ड का मतलब होता है मिक्स हो जाना, मिल जाना। ब्लेंड का मतलब भी होता है मिल जाना, जैसे कि हम लोग ब्लेंडिंग नहीं करते, घर में रखते हैं ब्लेंडर होता है ना, वो एक प्लास्टिक का होता है, उसको ग्लास में या किसी चीज में डाल के चलाएंगे तो ब्लेंड कर देगा, मिलाना। ओके, दूसरा रिट्राइवल, रिट्राइव का मतलब होता है किसी चीज को पुनः प्राप्त करना, दोबारा प्राप्त करना। तो रिडेम्पशन का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ए हो जाएगा, एंड दैट इज योर रिट्राइवल। ए ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए अगला सिनोनिम देखते हैं। देखिए पैराफर्नेलिया, पैराफर्नेलिया का मतलब क्या होता है, क्रूशियल, पहला वर्ड क्रूशियल का मतलब होता है जरूरी, फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। ठीक है, लेकिन पहले पैराफर्नेलिया का मतलब समझिए। पैराफर्नेलिया का मतलब होता है किसी भी चीज को खूबसूरत बनाने के लिए उसके साथ अलग अलग चीजें जो ऐड की जाती हैं, जो जोड़ी जाती हैं, उनको बोलते हैं पैराफर्नेलिया। जैसे कि मान लीजिए हम लोग स्कूटर बाइक लेने गए, तो बाइक के लाइट अलग से लगाना, उस लाइट के ऊपर कुछ डिजाइन वाला लगाना, वो सब चीजें जो है ना वो क्या कहलाती है, हमारी पैराफर्नेलिया कहलाती हैं। तो इसका सिनोनिम बताना है तो वो क्या हो जाएगा हमारा, एसेसरीज। बी आंसर इज करेक्ट, एसेसरीज। एसेसरीज का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जो बाद में जोड़ी जाएं लेकिन वो उस चीज को क्या बनाए, खूबसूरत बनाएं, एसेसरीज या पैराफर्नेलिया। क्वेश्चन 9 पे आ जाइए। इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, अनियमित। ओके, जरूरत से ज्यादा, उसको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्डिनेट बोलते हैं। तो रेगुलर, रेगुलर का मतलब नियमित। ठीक है, मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब नियमित, और एक्सॉर्बिटेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा। तो देखिए जब चीजें इनऑर्डिनेट होती हैं इसका मतलब है वो जरूरत से ज्यादा है। एक्सॉर्बिटेंट का मतलब भी होता है जरूरत से ज्यादा होना, बहुत होना, जिसके लिए हम अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, एक्सॉर्बिटेंट जो है वो इनऑर्डिनेट का सिनोनिम हो गया। क्लियर है भाई मेरे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। नटी, नटी का मतलब क्या होता है, नटी का मतलब होता है बेवकूफ। ठीक है, इसके सिनोनिम देखिए, एक स्पेलिंग ठीक है, PRUDENT है ये, PRUDENT, प्रूडेंट। ये कैसे क्या कर दिया यार ये आज इसको, प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, बेवकूफ, सॉरी बुद्धिमान।
चल नहीं रहा है, क्या हो गया इसका? एक सेकंड, क्या कर दिया इसमें, क्या प्रॉब्लम आ रही है? चलो, प्रूडेंट, ओके। चलिए, यस, नटी, नटी का मतलब होता है बेवकूफ, ओके। सो हमें इसका सिनोनिम बताना है, तो देखिए नटी का मतलब है बेवकूफ, तो सेन, सेन का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान, ठीक है भाई मेरे। अब दूसरी स्पेलिंग प्रूडेंट कर लेंगे, ये गलती से टाइप हो गया। प्रूडेंट का मतलब भी होता है बुद्धिमान, सगेशियस का मतलब भी होता है बुद्धिमान। तो नटी का एग्जैक्ट सिनोनिम जो है ना वो क्या हो जाएगा? वैकी, वैकी का मतलब हो जाएगा बेवकूफ, क्या हो जाएगा? बेवकूफ। क्लियर है भाई मेरे, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको इन सेंटेंसेस में गलती ढूंढनी है भाई, गलती कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 11, ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय के बाद क्या होता है? लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स, जो सेडिमेंट्स होती हैं यानी कि किसी भी चीज के जो टुकड़े होते हैं, जो अवसाद होते हैं, उसकी जो परत है वो समय के साथ जब एक जगह पर जमती हुई जाती है, जमती हुई जाती है, तो उसका रिजल्ट क्या आता है? टू ए हाइट ऑफ फ्यू किलोमीटर्स, ठीक है, और उनकी ऊंचाई जो है वो कई किलोमीटर तक बन जाती है। यानी कि अवसादी चट्टानों की जमने से उनकी ऊंचाई लंबी हो जाती है, ये सेंटेंस है, ठीक है। ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, बहुत सही सेंटेंस है, लंबे समय तक। लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स, देखिए क्या चीज है जो बना देती है? लेयर्स, लेयर्स किसकी? सेडिमेंट्स की। सेडिमेंट्स का मतलब होता है किसी भी चीज के अवशेष, किसी भी चीज का टूटा हुआ भाग, ठीक है। अब लेयर्स यानी कि उन टूटे हुए भागों की परतें, ये एक परत बन गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और ये देखो कई मीटर की ऊंचाई होगी इसकी, कई किलोमीटर की ऊंचाई होगी, बन गई, ठीक है। ये लेयर्स प्लूरल है, ओके। तो जो सब्जेक्ट है वो क्या है हमारा? यहाँ पर लेयर्स है। तो वर्ब जो है वो लेयर्स के अकॉर्डिंग यूज होगी। वर्ब हमारी क्या है? बिल्ड, बिल्ड का मतलब बनाना, बिल्ड अप, ठीक है। अब ये देखिए, लेयर्स प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, लेकिन वर्ब के साथ अगर हम एस लगा देते हैं या ईएस लगा देते हैं तो भाई मेरे वो क्या बन जाती है? सिंगुलर बन जाती है। तो बिल्ड्स की जगह क्या आएगा? बिल्ड आएगा। समझ में आ गया? बिल्कुल आसान सेंटेंस मैंने दिया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ यू वॉन्ट टू नो, यदि आप जानना चाहते हैं द न्यूज कि समाचार क्या है, यू कैन रीड द न्यूज पेपर, आप न्यूज पेपर्स पढ़ सकते हैं। इफ यू वॉन्ट टू नो, यदि तुम जानना चाहते हो, सेंटेंस कंडीशनल है, इफ वाले पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हो गया, द न्यूज दूसरे पार्ट में कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो गई, सेंटेंस करेक्ट है, कोई गलती नहीं है, नो एरर। एक से दो क्वेश्चन हर मॉक टेस्ट में मैं आपको दूंगा, और साथ में ये भी बताऊंगा कि पेपर कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। कल का जो मॉक टेस्ट होगा उसको मैं आपको ट्रिक के थ्रू बताऊंगा कि भाई हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखो, कोलंबस मेड हिज फर्स्ट वॉयज, ठीक है। कोलंबस, सॉरी स्पेलिंग ठीक है, COLUMBS, कोलंबस, ये रह गया होगा, ओ ठीक है। कोलंबस मेड हिज फर्स्ट वॉयज, वॉयज का मतलब होता है समुद्री यात्रा। कोलंबस ने अपनी पहली समुद्री यात्रा करी, कब करी भाई मेरे? फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका, यूरोप से लेकर अमेरिका तक, और वो कब करी? 1492 में, 1492। भाई मेरे इसमें जो एरर है वो प्रपोजिशन की एरर है, प्रपोजिशन आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। देखिए 1492 क्या है? एक ईयर का नाम दिया गया है, और जब भी कोई ईयर की बात हो तो उसके साथ ओन नहीं, किसका यूज होता है? इन का यूज होता है, इन 1492। समझ में आ गया भाई? याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 नंबर, वेन एवर द स्काई इज क्लियर, जब भी कभी आसमान साफ होता है तो पता है आपको क्या होता है? मैं बताता हूं, यू कैन सी द स्टार्स इन द नाइट, आप आसमान में तारे देख सकते हो, ओके। यू कैन सी, आप देख सकते हैं। देखिए वेन एवर बिल्कुल ठीक है, जब कभी भी, द स्काई इज क्लियर, स्काई क्लियर है, यू कैन सी तुम देख सकते हो, द स्टार्स तारों को, कहाँ? रात में। तो रात जो होता है, नाइट जो वर्ड यूज होता है ना, उसके साथ प्रपोजिशन के तौर पर एट का यूज होता है इन जनरल। तो एट द नाइट नहीं, किसका यूज हो जाएगा? एट नाइट, भाई मेरे एट नाइट का यूज होगा,
ओके, इन द नाइट भी होता है, लेकिन वो कब होगा जब हम किसी ऐसे काम को डिनोट करें जो कि कभी कभी होता हो। फॉर एग्जाम्पल, आई गोट अप इन द नाइट, मैं रात में उठ गया। तो रात में इन जनरल हम नहीं उठते, कभी कभी उठते हैं, इन द नाइट लगा दो। समझ में आ गया, ये ध्यान रखना है। तो एट नाइट, अब तारे हमेशा ही रात में निकलते हैं, तो वहां पर इनका यूज हम लोग नहीं करेंगे। तो जो हमारी गलती है वो सी पार्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। आई एम नॉट वर्किंग टुमारो, मैं कल काम नहीं कर रहा हूं, मतलब कल की मेरी छुट्टी है या कल जो भी है, ठीक है। सो आई डोंट हैड टू गेट अप अर्ली, इसीलिए मुझे कल जल्दी नहीं उठना है। आई एम नॉट वर्किंग टुमारो, ये बिल्कुल सही है क्योंकि प्लानिंग अभी से हो चुकी है, ये बिल्कुल ठीक है। जब भी कोई काम जो मान लीजिए होना है फ्यूचर में और उसकी प्लानिंग हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि इज़-एम-आर का यूज ही करते हैं, ये आपका ठीक है। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर विल क्यों नहीं भरा सर ने, नहीं ये गलत हो जाएगा, ये ठीक है। आई एम नॉट वर्किंग टुमारो, मैं कल काम नहीं कर रहा हूँ। सो आई डोंट हैड टू गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी नहीं उठना है। देखिए, टू गेट अप का यूज हो गया, ये बिल्कुल सही है। अर्ली, जल्दी, ओके। सो आई डू नॉट, अब देखिए यहां पर एक गलती बी पार्ट में है। बी पार्ट में क्या है, देखो भाई मेरे, डू या डज या डिड, इनके बाद हमेशा याद रखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, हैड जो है वो सेकंड फॉर्म है, तो किसका यूज हो जाएगा, हैव का यूज हो जाएगा। जो बेस फॉर्म होती है वो हैव होती है। तो आई डू नॉट हैव टू गेट अप अर्ली, हैव टू, हैड मत लिखना भाई मेरे, हैव। क्लियर, याद रखेंगे, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं ना, आई विल हैव टू टेक टी, मुझे चाय पीनी पड़ेगी, देखिए मैं यूज कर रहा हूं हैव का। शी विल हैव टू टेक टी, ये देखिए उसे चाय पीनी पड़ेगी, ये देखो ये देखो, ठीक है। नेक्स्ट चलो, इंप्रूव द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको सेंटेंस इंप्रूव करना। आई नेवर अप्रूव फॉर दिस बिहेवियर, मैं इस तरह के बिहेवियर को बिल्कुल पसंद नहीं करता, अप्रूव नहीं करता। अप्रूव का मतलब होता है किसी चीज को सहमति देना, स्वीकृति देना। मैं इस तरह के बिहेवियर से बिल्कुल एग्री नहीं हूं, ठीक है। अप्रूव वर्ड आ गया, फॉर का यूज होगा क्या, फॉर दिस बिहेवियर, बिल्कुल नहीं। एक वर्ड यूज होता है डिसअप्रूव, ठीक है। एक वर्ड यूज होता है अप्रूव, जो लिख रखा है, ओके। एक यूज होता है अक्यूज, एक यूज होगा कॉन्फिडेंट। ये जितने भी वर्ड मैंने लिखे हैं इन सबके साथ एज अ प्रपोजिशन हम ऑफ का यूज करेंगे। तो अप्रूव ऑफ दिस बिहेवियर, तो फॉर की जगह क्या आ जाएगा भाई मेरे, ऑफ। क्लियर है, आगे चलते हैं। द टीचर लीव्स, टीचर रहता है एडजेंक्ट विद माई हाउस, मेरे घर के। एडजेंक्ट का मतलब होता है नजदीक, बिल्कुल बराबर में। टीचर मेरे घर के नजदीक रहता है, बिल्कुल बराबर में। तो यहां पर बाय का यूज नहीं होगा, ना फ्रॉम का यूज होगा, एडजेंक्ट टू माई हाउस। ए आंसर इज करेक्ट। एडजेंक्ट के साथ किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट हैं। व्हेन द थीफ ब्रोक विद द हाउस, जब चोर घर में घुसा, द वॉचमैन वाज स्लीपिंग, वॉचमैन सो रहा था। ओके, एक वर्ड यूज होता है देखिए ब्रेक, ठीक है, ठीक है भाई। ब्रेक इन और इनटू, ठीक है। ब्रेक इन का मतलब होता है जबरदस्ती घुसना, ब्रेक इनटू का मतलब चोरी छुपे घुसना। तो चोर घर में चोरी छुपे घुसेगा तो ब्रोक इनटू द हाउस, ठीक है। द वॉचमैन वॉज स्लीपिंग, वॉचमैन सो रहा था। चल नेक्स्ट देखिएगा, अर्ली टू बेड, अर्ली टू बेड इज अ गुड मैगजीम, अर्ली टू बेड इज अ गुड मैगजीम। द अंडरलाइन पार्ट इज अ या एन, क्या है, अर्ली टू बेड मतलब जल्दी सोना, एक अच्छी कहावत है। नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, या एडवर्ब है, या कोई भी नहीं है। एडवर्ब फ्रेज वो होती है जो वर्ब को डिनोट करें, यहां पर वर्ब की बात नहीं हो रही है। एडजेक्टिव फ्रेज वो होती है जो नाउन या प्रोनाउन को डिनोट करे, यहां पर कोई नाउन प्रोनाउन की बात नहीं हो रही है। यहां पर बात क्या हो रही है कि व्हाट इज अ गुड मैगजीम, अच्छी चीज क्या है। सेंटेंस में जो भी पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हाट का आंसर दे, वो हमेशा याद रखना भाई मेरे क्या होगा, नाउन फ्रेज होगा। जो भी याद रखना किसका आंसर दे, व्हाट का, वो क्या होगा, नाउन फ्रेज होगा। तो अर्ली टू बेड, व्हाट इज अ गुड मैगजीम, अच्छी मैगजीम क्या है, दैट इज
अर्ली टू बेड। तो हमारा आंसर क्या हो गया, नाउन फ्रेज। अंडरलाइन पार्ट इज अ नाउन फ्रेज। आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे भाई। द कार इन द बाजार इज न्यू। ये जो कार है ये हमें बाजार में मिली है, ये पता है कैसी है, वो बिल्कुल नई है। अब देखिए द कार इन द बाजार, समझ रहे हो बात को। अब ये जो इन द बाजार है ये किसके लिए यूज हुआ है, कार के लिए यूज हुआ है कि नहीं हुआ भाई। कार कहां पर है, कार बाजार में है। तो दिस इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज नहीं, नाउन फ्रेज नहीं, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्यों होगा एडजेक्टिव, क्योंकि ये इन द बाजार किसके बारे में बता रहा है, कार के बारे में बता रहे हैं। ओके तो जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए उसे क्या बोलते हैं हम, एडजेक्टिव बोलते हैं। और जो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो उसे फ्रेज बोलते हैं। तो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। नेक्स्ट देखो, द कार डैमेज्ड ऑन द रोड, कार जो है वो डैमेज हो गई। पहले समझिए, द कार डैमेज्ड, कार डैमेज हो गई। कहां डैमेज हुई जल्दी बोलिएगा, ऑन द रोड, रोड पर डैमेज हो गई। डैमेज क्या है, वर्ब है। और जो वर्ड वर्ब को मॉडिफाई करे उसे क्या कहते हैं जल्दी बोलिएगा, एडवर्ब कहते हैं। तो नाउन क्लोज नहीं है, एडवर्ब फ्रेज। बी आंसर इज करेक्ट। आ गया भाई समझ में, एडवर्ब। अगला चलो, हाउ वुड यू एड्रेस द रिसिपिएंट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर। आप किसी को इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं। फॉर्मल लेटर क्या होता है, जो आप किसी ऑफिसर को लिखें, किसी दुकान वाले को लिखें, किसी बिजनेस पर्पज से लिखें। इनफॉर्मल क्या होता है, आप किसी अपने रिलेटिव को लिखें, छोटे भाई को लिखें, बड़े भाई को लिखें। सो आप उसको कैसे एड्रेस करेंगे, जैसे फॉर्मल लेटर में तो हम लिख देते हैं डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम। ओके तो इनफॉर्मल में कैसे लिखेंगे, हेलो सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर आने का मतलब तो लेटर फॉर्मल हो जाएगा। रिस्पेक्टेड भी नहीं, आंसर सी इज करेक्ट। माय डियर, रिस्पेक्टेड सर या मैडम यूज ही नहीं होंगे। ओके अगले सवाल पर पढ़ते हैं भाई। देखिए 22, विच सीक्वेंस इज फॉलोड इन अ लेटर। लेटर में किस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं भाई। सबसे पहले क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या लास्ट में। ओके तो देखो जरा, कॉम्प्लीमेंट्री, मेन बॉडी, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन, मेन बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ठीक है, क्लोज का मतलब बंद करना। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है, आपने बोला थैंक यू। ओके तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। क्लियर। आप किसी चीज की शुरुआत करते हो, जैसे सैल्यूटेशन वर्ड का मतलब होता है शुरुआत करना, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम। ओके ये होता है सैल्यूटेशन। ठीक है। फिर उसके बाद मेन बॉडी का मतलब क्या होता है, मेन बॉडी वो होती है जिसमें हम चीजें लिखते हैं, जिस जो हमारी मेन जिस चीज के बारे में हमें लेटर लिखना है वो मेन बॉडी कहलाती है। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा, आप बताइए जल्दी से, सैल्यूटेशन। फिर क्या लिखते हैं, मेन बॉडी। फिर क्या लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो आंसर क्या है भैया हमारा, बी आंसर इज करेक्ट। सैल्यूटेशन, मेन बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। भाई भूलना नहीं है। आगे देखिए, रिमूव टू इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको जो है टू रिमूव करना है। ये सेंटेंस जो आपके आते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, उसका ही एक पार्ट है ये। टू रिमूव कीजिए। टू का मतलब क्या होता है, टू का मतलब होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा। और जब टू के साथ कोई भी एडजेक्टिव आ जाए और फिर अगर उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो इसका मतलब होता है वो इतना ज्यादा है कि इस काम को नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही इज टू वीक टू वॉक। देखो टू आ गया भाई, मेरे वीक एडजेक्टिव है। ठीक है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो इतना कमजोर है टू वॉक कि चल भी नहीं सकता। ओके इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। हमें क्या करना है, इसका टू को हटाना है, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं करना है। ही इज सो वीक टू वॉक नहीं। जब भी याद रखना सेंटेंस में से हमें टू को हटाना है तो एक स्ट्रक्चर होता है, सिंपली याद रखना। देखिए टू की जगह लिखना है सो, प्लस में एडजेक्टिव, दैट लगा के वो जो सेंटेंस दिया गया वो लिख दो। ठीक है, देखिए टू हटाना है, ये तो गलत हो गया। ही इज सो वीक नहीं, ही इज सो वीक आ गया, दैट आ गया, ही कैन नॉट वॉक। सेंटेंस आगे वाला क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया भैया। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। ब्रूटस लव्ड सीजर। अफर्मेटिव सेंटेंस है यार, नेगेटिव बनाना है।
ब्रूटस लव्ड सीजर, ब्रूटस सीजर से प्यार करता था। तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव बनाइए। तो ब्रूटस वॉज विदाउट लव फॉर सीजर, ब्रूटस सीजर के बिना प्यार के था, बिल्कुल गलत है। ब्रूटस सीजर वॉज विदाउट लव फॉर सीजर, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है। क्या बच गया, ब्रूटस वॉज नॉट विदाउट लव फॉर सीजर, नॉट का मतलब नहीं, विदाउट का मतलब बिना, बिना प्यार के नहीं था। इसका मतलब क्या है कि ब्रूटस सीजर से प्यार करता था। ए आंसर इज करेक्ट। इज दिस क्लियर टू यू? चलिए 25 क्वेश्चन पर आते हैं। इन जॉयफुली, फुली इज क्या है, जो फुली वर्ड दिया गया ये वाला एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है या वर्ब है? तो FULLY, याद रखना भाई मेरे, किसी भी वर्ड के एंड में LY आ जाए तो इन जनरल वो एडवर्ब होता है। तो बी आंसर इज करेक्ट, दिस इज एडवर्ब। ओके एक क्वेश्चन और बस 26 पूरे हो जाएंगे। डायगोनल विच वर्ड इज प्रीफिक्स, डायगोनल में प्रीफिक्स क्या है? ठीक है भाई, तो डायगोनल में जो प्रीफिक्स है वो क्या है? प्रीफिक्स का मतलब वर्ड पहले यूज होता है, तो यहां पर DI या AL या DIA या NAL, तो कौन सा वर्ड प्रीफिक्स है? DI, ये भी यूज हो रहा है, ये भी यूज हो रहा है, तो सी आंसर इज करेक्ट, DIA। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ओके भाई मेरे, तो ध्यान रखेंगे इसको आप, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, ओके बाय, टेक केयर।